और आइए शुरू करते हैं आज की हमारी कवर स्टोरी। तो रेट कट को लेकर फेड के इशारे ने बाजार में ऐसा जोश भरा कि रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बन गए। सिर्फ बाजार ही नहीं, गोल्ड भी गुलजार है। आज हम बाजार की चाल का विश्लेषण करेंगे, जानेंगे कि फेड के संकेतों में हमारे लिए क्या खास है, इसका आम निवेशक के लिए क्या मतलब निकल सकता है। पूरी बात विस्तार से बहुत आसान भाषा में आपको बताएंगे। फेड में ब्याज दरों पर कोई संकेत अगर आता है तो उसका इंपैक्ट हमारे बाजार पर और फिर दीर्घकालिक रूप से हमारी इकोनॉमी पर क्यों पड़ता है, कैसे पड़ता है, क्या है कनेक्शन, ये पूरी बात आपको समझाएंगे। पहले रिपोर्ट देखिए, खास मेहमान के साथ लौट रहे हैं। फेडरल रिजर्व ने अपने पॉलिसी डिसीजन में लगातार तीसरी बार ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है, लेकिन फेड की कमेंट्री ने न सिर्फ अमेरिकी बाजार बल्कि भारत के बाजार को भी पंख लगा दिया। फेड ने संकेत दिए कि अगले साल 2024 में एक नहीं, दो नहीं बल्कि 3 बार ब्याज दरों को घटाया जा सकता है। फेड ने महंगाई से निपटने के लिए मार्च 2022 से दरों को बढ़ाना शुरू किया था। इस साल जुलाई तक बढ़कर ये दरें 22 सालों के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई थी। बीते कुछ महीनों से महंगाई दर फेड की ओर से तय लक्ष्य के करीब पहुंच रही है। ऐसे में फेड को लग रहा है कि अब ब्याज दरों में और बढ़ोतरी की जरूरत नहीं है। We decided to leave our policy interest rate unchanged and to continue to reduce our securities holdings. We're committed to achieving a stance of monetary policy that is sufficiently restrictive to bring inflation sustainably down to 2% over time, and to keeping policy restrictive until we're confident that inflation is on a path to that objective. फेड चेयरमैन जेरोम एच पॉवेल ने कहा कि महंगाई अपने उच्चतम स्तर से कम हो गई है और ये बेरोजगारी में कोई बड़ी बढ़ोतरी के बिना आई है, जो अच्छी खबर है। ऐसी ही स्थिति भारत में भी देखने को मिल रही है। भारत में रिटेल महंगाई दर रिजर्व बैंक के तय दायरे में आ चुकी है। अब यहां भी उम्मीद की जा सकती है कि ब्याज दरें कम होना शुरू होंगी। ऐसे में अमेरिकी फेड की कमेंट्री ने भारत में भी ब्याज दरें कम होने की उम्मीद बढ़ा दी है। अमेरिका और भारत में ब्याज दरें घटने का मतलब है इकोनॉमी के लिए बूस्टर डोज। ब्याज सस्ता होने पर लोग घर, गाड़ी खरीदने के लिए आसानी से लोन ले सकेंगे और आर्थिक ग्रोथ में अपना योगदान देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बहुत ही खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जाने माने मार्केट एक्सपर्ट और इकोनॉमी एक्सपर्ट अजय बग्गा सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सर ये जो रैली आई है, ये जो पार्टी शुरू हुई है जिसे सेंटा क्लॉज रैली कहा जा रहा है यूएस में, ये पार्टी सर चलती रहेगी या बीच में कोई खलल भी आएगा, और अगर आएगा तो किस मोमेंट पे? जी दीपक जी, ये चलनी चाहिए। साल के अंत तक अच्छा रुझान हमें दिखेगा। सीजनैलिटी के तौर पे मैं कहता रहूं फरवरी तक अच्छा प्रदर्शन आने की उम्मीद है मार्केट में। और आज जो जिस तरह से रैली आई, या कल रात को जो अमेरिका बाजार बहुत तेजी से बढ़ा, डाउ जोन्स जो उनका मेन इंडेक्स है वो लाइफ टाइम हाई को छुआ। S&P 500 और नैस्डैक दोनों ने 52 हफ्तों के हाई बनाए, और लाइफ टाइम हाई से अब S&P 500 केवल 2% दूर है, जो आ जाना चाहिए आजकल में। क्या मूलभूत कारण तो फेड का पॉलिसी स्टेटमेंट ही था, और दूसरा मैं कहूँगा कि जिस तरह से यूएस की इकोनॉमी बुलंद रही 2023 में, जहाँ आशंका थी साल के शुरुआत में कि शायद रिसेशन की चपेट में आएगा यूएस इकोनॉमी, बट बहुत दमदार ग्रोथ रही। आई थिंक ये 2 मूलभूत कारण रहे। एब्सोल्युटली सर। अब बहुत आम भाषा में जो हमारे दर्शक हैं उनको हम समझाने की कोशिश करते हैं कि अमेरिका में ब्याज दरें पर कोई फैसला आता है, नहीं बढ़ने के संकेत आते हैं, इनफैक्ट गिरने के संकेत आते हैं, तो भारत में इतना पार्टी मनाने वाला माहौल क्यों हो जाता है सर? ये अमेरिकी ब्याज दरों का इंडियन मार्केट्स और इकोनॉमी कनेक्शन क्या है सर? देखिए, वो कनेक्शन आता है कैपिटल फ्लोज से। तो पूरा विश्व आप सोचिए कि पैसा एक देश से दूसरे देश जाता है ढूंढते हुए कि कहाँ पे मुझे ज़्यादा रिटर्न मिले, और इसमें जो यूएस का 10 साल का गवर्नमेंट बॉन्ड होता है, जो सरकारी उनका बॉन्ड होता है, उसका जो रेट होता है
वो बहुत अहम रहता है दुनिया भर के लिए। वो एक बेंचमार्क साबित होता है कि यूएस का 10 साल का पेपर इतने पे चल रहा है, सरकारी पेपर, जो जिसको हम कहते हैं रिस्क फ्री रेट, वही रिस्क फ्री रेट इस्तेमाल होता है फ्यूचर अर्निंग्स को डिस्काउंट करने में, वही रेट होता है लोन्स के प्राइसिंग में, और इंटरनेशनल कारोबार में भी जो लोन्स दिए जाते हैं ऑफशोर डॉलर से, जिसको यूरो डॉलर कह सकते हैं आप, यूरो मार्केट्स में, इस सब में भी बहुत अहम भूमिका रहती है। तो ये एक बहुत ही फंडामेंटल रेट रहता है। हुआ क्या है कि मार्च 2021 से फेड लगातार रेट बढ़ाता रहा था ये इन्फ्लेशन को काबू करने के लिए, और इस साल जुलाई से अब ये तीसरा पड़ाव है जब उन्होंने रेट नहीं बढ़ाया। अब 3 बैठकों में जब रेट नहीं बढ़ा, तो आप कह सकते हैं कि ये रेट हाइक साइकिल, जो कि उनका रेट 0% से 5.25% तक ले गया, 22 साल के हाईएस्ट लेवल पे, सबसे ज्यादा लेवल पे यूएस का इंटरेस्ट रेट आ गया 0 से 5.25% पे। तो अब ये हम कह सकते हैं कि स्थायी तौर पे ये रेट हाइक साइकिल खत्म हो गई। अब यहां से रेट गिरेंगे। तो ये जो बदलाव हुआ सोच का फेड में, ये सबसे प्रोत्साहित कर गया मार्केट को। इसमें 2 अहम चीजें थी। जो चेयरमैन है फेड रिजर्व के पावेल साहब, उन्होंने कहा कि देखिए, जब हम रेट काटते हैं तब हम रिसेशन के टाइम काटते हैं, जब इकोनॉमी में मंदी का दौर होता है तो इकोनॉमी को सहारा देने के लिए हम रेट काटते हैं, बट इस बार ही हम रेट काटेंगे नॉर्मलाइजेशन के तौर पे, कि इतना हाई हमारा रेट होना नहीं चाहिए। हमने रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसी में ले आए थे, हमने कोशिश किया कि अंकुश लगे इन्फ्लेशन पे, इसलिए बहुत ज्यादा हमने रेट बढ़ा दिया। इन्फ्लेशन 3% पे है, रेट 5.25% पे है, तो 2.25% आपका रियल इंटरेस्ट रेट पॉजिटिव है। तो इतना बड़ा अंकुश हमने इकोनॉमी पे लगाया है दीपक। एब्सोल्युटली सर, यानी कि आप कह रहे हैं, जो आपने शुरुआत में जो बात बोली, कि सिंपल सी बात यह है कि अगर इंटरेस्ट रेट्स अमेरिका में लोअर होंगे तो वहाँ पर रिटर्न जो है वो कम, उसमें डिक्रीज होगा, यूएस एसेट्स पर जो रिटर्न है वो कम होंगे, इसलिए वहाँ के लोग आएंगे इंडिया, क्योंकि यहाँ कंपैरेटिवली मोर अट्रैक्टिव लगेगा, और इसलिए फॉरेन जो पैसा है वो यहाँ पर आएगा, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यहाँ पर आएंगे, और इसलिए इंडियन मार्केट को बूस्ट मिलेगा। तो ये सिंपल सा कनेक्शन है, और इसके दीर्घकालिक भी फिर नतीजे हमको देखने को मिलेंगे। एक और जो बात कही जाती है सर, वो एक्सचेंज रेट्स को लेकर कही जाती है। कहा जाता है कि इस कदम से फेड के डॉलर्स की जो अवेलेबिलिटी है वो अच्छी खासी होगी, और फिर थोड़ा सा रूपी भी अप्रिशिएट हो सकता है। सर, ये क्या कनेक्शन है? ये रूपी के अप्रिसिएशन पर किस तरह से असर पड़ेगा सर? देखिए, डॉलर वीक होगा क्योंकि रेट आप बढ़ा नहीं रहे, तो लोग जो यील्ड ढूंढते जा रहे थे। एक उदाहरण लीजिए कि 6 लाख करोड़ डॉलर, 6 ट्रिलियन डॉलर उनके मनी मार्केट फंड्स में पड़े हुए हैं, जो हमारे लिक्विड फंड्स आप कह सकते हैं। तो नॉर्मली वो 3-3.5 ट्रिलियन का होता था बैलेंस, बट वहाँ 5% आपको लगभग रिस्क फ्री तौर पे मिल रहे थे, ओवरनाइट आप निकाल सकते थे लिक्विडिटी के साथ। तो बहुत ज़बरदस्त वहाँ इनफ्लो हुआ, और वो दुनिया भर से इनफ्लो हो गया। और दूसरा, डॉलर जिस तरह से बढ़ा पिछले 2 सालों में, कोविड के बाद हमने देखा डॉलर बढ़ता गया, और स्पेशली जब फेड की रेट हाइक साइकिल आई तो डॉलर बड़ी तेज़ी से बढ़ा। तो ये दोनों बहुत बड़े कारण थे कि पैसा यूएस इकोनॉमी में चला गया, और स्पेशली इमर्जिंग मार्केट करेंसीज इमर्जिंग मार्केट्स में से निकल के। अब जब डॉलर गिरता है दीपक, ये बहुत स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन रहता है कि डॉलर मजबूत होता है तो पैसा निकलता है इमर्जिंग मार्केट से, भारत जैसे, और जब डॉलर वीक होता है तो पैसा लौट के आता है बड़ी तेजी से इमर्जिंग मार्केट्स में। और ग्रोथ इकोनॉमीज, जो इमर्जिंग मार्केट्स की बहुत तेजी से ग्रो करने वाले इकोनॉमीज हैं, उनको ज्यादा बेनिफिट मिलता है। और भारत जो 6.5% पे ग्रो करने की पूरी उम्मीद है अगले साल, जबकि यूएस 1.4% ग्रो करेगा, तो आपको बहुत बड़ा एक गेन मिलता है भारत में निवेश करके।
दूसरा जो करेंसी की बात कही आपने कि रुपी स्ट्रांग होगा, वो क्या बात है, आरबीआई का एक नजरिया रहता है, चाहे ऑफिशियली हम करेंसी मैनेज नहीं करते, जिस तरह से काफी देश जो डॉलर से पेग रहते हैं या एक लेवल कहते हैं, आरबीआई कोई ऑफिशियल लेवल नहीं देते, बट आरबीआई ये देखता है कि बहुत ही ऑर्डरली फैशन में मार्केट्स चलें। तो एक लेवल उनका जहन में रहता है जिस पे वो कायम रहते हैं, और पब्लिक सेक्टर बैंक से या खरीदारी या बिकवाली करके डॉलर की वो रुपए का बैलेंस एक स्तर रखते हैं। तो डॉलर गिरेगा तो वाजिब है कि रुपया थोड़ा स्ट्रांग होना चाहिए, बट एक्सपोर्ट्स को स्ट्रेंथ देने के लिए शायद आरबीआई इतना स्ट्रांग रुपए को नहीं होने देगा। तो हमारा व्यू तो नहीं है कि रुपया बहुत तेजी से बढ़ेगा, एक ऑर्डरली फैशन में आरबीआई रुपए को थोड़ा सा स्ट्रेंथन होने देंगे। चलिए, तो ये हमने कैपिटल इनफ्लो की बात कर ली, हमने एक्सचेंज रेट्स की बात कर ली। अब एक चीज़ रह जाता है सर, वो है इन्फ्लेशन। अगर कैपिटल इनफ्लो आ रहा है सर, तो क्या ये किसी इन्फ्लेशनरी प्रेशर को हमारे इकोनॉमी पे बढ़ाएगा? और अगर ग्लोबल जो कमोडिटी प्राइसेस हैं, अगर वो इन्फ्लुएंस हुई यूएस मॉनेटरी पॉलिसी से, तो हमारे यहाँ का जो इंडिया का जो इन्फ्लेशन डायनामिक्स है सर, उस पर किस तरह का इम्पैक्ट होगा? देखिए, एक सीधा इम्पैक्ट होता था तेल की प्राइस से, क्योंकि 85% हमारा तेल की जो खपत है वो हम बाहर से मंगाते हैं। तो डॉलर वीक होता है तो तेल की कीमत बढ़ती है, जिस तरह से ब्रेंट भी अब 74-75 पे गया जैसे डॉलर इंडेक्स वीक हुआ। तो तेल की कीमत होती है ज़रूर, हमारे एक कॉस्ट पुश कहते हैं इसको, कि बाहरी इंपोर्टेड इन्फ्लेशन आ रही है। बट क्या हुआ है दीपक, पिछले दशक में जो तेल प्राइस की इंटेंसिटी थी हमारे जीडीपी पे वो कम हो गई। तो 85-90 भी हमने देखा, बट हमारी इकोनॉमी उसको सहन कर गई, 7% ग्रो कर गई। पिछले दोनों तिमाही में 7% से ज्यादा हमारा ग्रोथ रहा। तो ये दिखा रहा है कि हमारी इंटेंसिटी कम हुई। कमोडिटी प्राइसेस मुझे नहीं लगता, थोड़ा डॉलर का इंपैक्ट जरूर आएगा, बट खपत नहीं है। सो डिमांड इतनी नहीं है, क्योंकि चाइना का रियल एस्टेट सेक्टर काफी जोखिम में है, इतना आसानी से वो निकल नहीं पाएंगे। और दुनिया भर की इकोनॉमीज 2024 में बनिस्बत 2023 के धीमे गति से बढ़ेंगी। केवल भारत एक ऐसी 20 टॉप 20 इकोनॉमीज में आप कह सकते हैं जो इतना स्ट्रांगली ग्रो करेगा। यूरोप का थोड़ा सा धीमापन है, यूएस में भी धीमापन है। तो कमोडिटी प्राइसेस इतना तेजी से नहीं भागेंगी। प्रेशियस मेटल्स जो आपने शो के शुरुआत में कही, उस पे काफी बुलिश हैं। और कहता रहा हूं मैं कि सोना, भारतीयों के पास बहुत सोना है, ऑलरेडी 28,000 टन भारतीय हाउस होल्ड्स के पास है, बट 5% तक रख सकते हैं पोर्टफोलियो में। सोना यहाँ से और ऊपर जाना चाहिए, डॉलर वीकन होगा। और जब फेड के यील्ड्स गिरते हैं दीपक, तो कोरिलेशन रहता है, सोने की कीमतें नॉर्मली बढ़ती हैं, बिकॉज जो यील्ड्स के लिए जा रहे थे लोग वो फिर सोने में आ जाते हैं कि भाई सोना बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ से रेट कट आ रहे हैं और सोना भी साथ में फिर चलता है और सोना बढ़ता है। एब्सोल्युटली सर, थैंक यू। आपने सोने की भी बात कर दी। इनफैक्ट मैं अगला सवाल वही पूछने वाला था, लेकिन आपने इसी में समाहित करके बड़े अच्छे से बता दिया कि सोने की चाल सुनहरी बनी रहेगी आने वाले वक्त में, और उसके पीछे का कारण भी आपने बता दिया। सुरक्षित निवेश के तौर पर लोग इस तरफ आ रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से इसके सर्च भी होंगे। अब इससे पहले कि मैं आगे का सवाल आपसे पूछूं, हमने जो अपने दर्शकों से वादा किया था पोल, हमने उनसे जो सवाल पूछा था, एक तो उसका रिजल्ट बताते हैं, दूसरा जो हमारे पास बेस्ट कमेंट्स आए हैं हम उनको भी समाहित कर रहे हैं। आइए सबसे पहले आज का पोल हम दिखाते हैं। हमने आज के पोल में सीधा सीधा सवाल ये पूछा था कि फेड पर ये जो बाजार फिदा हुआ है, ये जो बुल रन है, ये आगे जारी रहेगी या नहीं। यूएस फेड के संकेतों के बाद क्या बाजार में बुल रन जारी रहेगा? तो देखिए 78% लोग कह रहे हैं कि जी हाँ, ये जारी रहेगा, और 22% लोगों का ये कहना है कि बुल रन संभवतः जारी ना रहे। तो मेजॉरिटी ऑफ जो हमारे व्यूअर्स हैं वो इस व्यू के हैं कि बुल रन जारी रहेगा। अब कमेंट, जो बेस्ट कमेंट्स आए हैं उनका भी हम खुलासा कर देते हैं। तो हमारे पास 2 कमेंट्स हमने चुने हैं आज के शो के लिए। सबसे पहले हेमंत सबकोता साहब का आया है कमेंट।
और ये कह रहे हैं कि स्टिल आई थिंक दिस रैली विल बूस्ट बैंकिंग शेयर मोर टुमारो. इलेक्शन रैली, यूएस फेड रैली, India strong, economy rally, also increasing number of retail in stock market. I think Bank Nifty is nearly to touch 50,000. वाह, ये है इनका असेसमेंट. हेमंत साहब का अच्छा कमेंट आपने किया और इसीलिए हमने आपको समाहित किया आज के शो में. इसके अलावा एक्टिव गोंडिया करके एक हैं जो हैंडल है इनका, ये कह रहे हैं कि युद्ध की खबरें ना हो तो बढ़ेगा भारत. तो ये एक अपना असेसमेंट इन्होंने दिया है. तो ये हैं वो 2 कमेंट्स जो आज के शो में हमने शामिल किए हैं जैसा हमारा वादा था. और मैं रिएक्शन चाहूँगा 50,000 जो बैंक निफ्टी की बात कर रहे हैं हेमंत सबकोता साहब, कोई रिएक्शन सर आपका? देखिए आएगा तो सही, बट अभी आएगा ये कहना मुश्किल है. ये हुआ दीपक के जितने शॉर्ट्स थे मार्केट में, कॉल्स बेच के लोग बैठे थे या फिर शॉर्ट करके बैठे थे बैंकिंग फ्यूचर्स को, वो सब कॉट आउट हो गए. तो वो बड़ी तेजी से मार्केट बढ़े हैं. पिछले हफ्ते भी हमने ये चाल देखी, इस हफ्ते भी यही चाल दिख रही है. बट अब मार्केट क्या है कि वैल्यूएशन के तौर पे भी थोड़ा हाई हो रहा है और दूसरा ओवरबॉट लेवल्स भी आए हैं. तो यहाँ से हो सकता है कि थोड़ा साइडवेज हो जाए. दूसरी बात क्या है, 15 दिसंबर के बाद इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ज़्यादातर अपना वेकेशन शुरू हो जाती हैं लोगों की, तो जो फ्लोज हैं वो थोड़े कम हो जाते हैं. वॉलेटिलिटी बहुत बढ़ जाती है कि लो वॉल्यूम्स पे ऊपर नीचे मार्केट जाता है. तो अब ये देखना है, सेंटा क्लॉज इफेक्ट तो आ गया, तो क्रिसमस के जाते जाते अच्छा मार्केट ऑल टाइम हाई दिखा गया भारत में और फ्लोज भी बहुत सुदृढ़ हैं. ये देखना है कि जनवरी इफेक्ट जब नया पैसा लगता है अगले साल के लिए, वो जनवरी इफेक्ट 5-10 जनवरी से जो शुरू होता है और जो फरवरी तक चलता रहता है, मुझे पूरी उम्मीद है कि मार्केट देगा. हो सकता है तब तक ये 50,000 बैंक निफ्टी भी क्रॉस कर जाए. इसी महीने आजकल में 1000 पॉइंट रोज बढ़ना वो इतना आसान नहीं होता है. आज जो जिस तरह से बढ़ोतरी हुई वो थोड़ा शॉर्ट्स को पकड़ के और फिर स्टॉप लॉस वगैरह ट्रिगर हो जाते हैं. बट बहुत वाइड रैली है, ये जरूर मानना पड़ेगा. और पैसा आ रहा है, एफआईएस का पैसा तगड़ा आ रहा है. घरेलू फंड्स इनफैक्ट कुछ दिनों में अपना सेलिंग भी करते रहे हैं, क्योंकि फॉरेनर्स को कहीं से तो खरीदना है. तो घरेलू फंड्स भी बेचते रहे हैं थोड़ा बहुत. बट उनके पास भी बहुत पैसा है, ऑन द साइडलाइंस बहुत पैसा है मार्केट में, और वो लगता रहेगा. एवरी डिप पे आएगा. 50,000 मेरे ख्याल से जनवरी में हमें दिखेगा, बट अभी हो जाए तो और भी अच्छा. आखिरी सवाल सर, 5 ट्रिलियन जिस हिसाब से माहौल बन रहा है, ये 24 पे या 24 के बाद सर, 25 में या फिर और बाद में? हम देखिए लगभग नॉमिनल ग्रोथ रेट आप 11% पकड़ के चलिए, 11 से 12%. तो अगर 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी है तो 2-2.5 साल लग जाते हैं दीपक. तो कहूँगा कि 2025 के अंत तक हमें दिख जाना चाहिए 5 ट्रिलियन. ऑल राइट सर, थैंक यू सो मच अजय बग्गा सर. बहुत ही बेसिक सवाल हमने आज पूछे क्योंकि हम चाहते थे कि आपका जो अनुभव है वो हमारे दर्शकों तक जाए. ये जो फेड का और इंडियन इकॉनमी, इंडियन मार्केट्स का जो कनेक्शन है वो लोगों को समझ में आए. मुझे इतने अच्छे से समझ में आ गया सर, तो हमारे दर्शकों को आई एम श्योर आया होगा. थैंक यू सो मच फॉर दिस सर, वक्त निकालने के लिए. थैंक यू सर.